हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी 1 फरवरी 2022 को हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने हमारी कंट्री का यूनियन बजट 2022 पार्लियामेंट में अनाउंस किया। उसमें डिफरेंट बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए और उसमें से एक अनाउंसमेंट जो अभी बहुत चर्चाओं में है वो ये कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर 30% टैक्स की अनाउंसमेंट की गई। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट आर वर्चुअल डिजिटल एसेट, डिफरेंट डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होती हैं और उस पर किस तरह से ये टैक्स एप्लीकेबल होगा और उस पर टीडीएस का प्रोविजन क्या इस बजट में रहने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट के, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होती है। और उससे पहले इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि एसेट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एसेट का मीनिंग होता है, अगर हम बोलें तो एसेट मींस बिलोंगिंग्स या वी कैन से प्रॉपर्टीज। हमारी कोई चीज की, हमारी कोई बिलोंगिंग या हमारी कोई प्रॉपर्टी। और कोई चीज हमारी बिलोंगिंग तब बनती है जब उस पर हमारी क्या होती है, ओनरशिप होती है और उसका राइट हमारे पास होता है। और देखिए, किसी चीज की ओनरशिप हमें तब मिलती है जब हमने उसको बाय किया हो या उसको परचेज किया हो। हमेशा बोल सकते हैं हमने उसको खरीदा हो। जो भी चीज हम खरीदेंगे उस पर हमारी ओनरशिप बनेगी और अगर उस पर हमारी ओनरशिप है तो वो हमारी एसेट कहलाएगी, वो हमारी बिलोंगिंग्स होगी। ठीक, कोई चीज अगर हमने रेंट पे लिए, कोई किराए पे लिए तो वो हमारी एसेट नहीं कहलाती। फाइन, तो वो चीज जो हमारी बिलोंगिंग्स है वो हमारी एसेट है। एसेट कब बनेगी? जब हमारी उस पर ओनरशिप होगी। ओनरशिप कब होगी? जब हम उसको बाय करेंगे, जब हमने उसको खरीदा हुआ होगा। फाइन, अब ये जो एसेट्स होती हैं, इन एसेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देंगे तो 3 कैटेगरीज बेसिकली चलती हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है फिजिकल एसेट्स, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आर द फाइनेंशियल एसेट्स और थर्ड कैटेगरी जो डिफाइन की गई वो है हमारी वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे, जो खास है हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अबाउट द फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स वो होती है जिनका अपना क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मीनिंग होगा विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच। हम उसको टच करके देख सकते हैं, जो हमें दिखती है। हमारे आसपास की सारी चीजें, जैसे हमारी बिल्डिंग जिसमें हम रह रहे हैं, अगर हमारी परचेज की हुई है तो ठीक है, हमारी कार, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, गोल्ड अगर हमने परचेस किया है तो गोल्ड वो भी हमारी क्या हो जाएगी, फिजिकल एसेट में आ जाएगी। तो हमारी फिजिकल एसेट्स जिसकी ओनरशिप हमारे पास होती है, वी कैन सी, और हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। फाइन, सेकंड होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स इंटेंजिबल होती हैं, विच कैन नॉट बी सीन, दिखती नहीं है बट इनका एग्जिस्टेंस हम फील कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या, देखिए फाइनेंशियल एसेट्स में क्या आते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारी चीजें फाइनेंशियल एसेट्स में आती हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में हम जिसको बाय और सेल करते हैं। एक्चुअली ये एसेट फिजिकल नहीं होती बट इनसे हमारा कोई ओनरशिप और हमारा कोई क्लेम क्रिएट हो जाता है किसी चीज के या किसी कंपनी के अगेंस्ट। फाइन, देखिए शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स जो होते हैं दे आर द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेरे पास 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर मान लीजिए 50 रुपए का है, तो मेरा उस कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 50,000 रुपीज का मैंने इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे लिए ये एसेट है, तो मेरी एसेट हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इस 50,000 का ये मेरी एसेट है और ये कौन सी एसेट कहलाएगी, अपनी फाइनेंशियल एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, मेरा एक क्लेम कंपनी के ऊपर बनता है और कंपनी के अंदर मेरी ओनरशिप है। फाइन, अब और क्लेम कैसे, जैसे डिबेंचर्स हैं, तो डिबेंचर्स जैसे ये शेयर जो होते हैं ये कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इसी तरह से डिबेंचर्स जो होते हैं वो लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बॉन्ड्स भी लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मींस अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स बाय किए तो इसका मतलब मैंने उस कंपनी के अंदर लोन दिया। मैं अगर दे रहा हूं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज माय एसेट, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी एसेट होगी और वो मेरा उस कंपनी के ऊपर क्लेम क्रिएट करेगी। फाइन, तो जितनी भी हमारी फाइनेंशियल एसेट होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाएंगी, फाइनेंशियल एसेट में आएंगी, क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन इसके अगेंस्ट हमारा क्या होता है, कोई क्लेम अल्टीमेटली क्रिएट होता है। अब देखिए, थर्ड हमारी होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब अगर इसके अंदर हम फर्स्ट वर्ड देखें तो दिस इज अवर वर्चुअल। और वर्चुअल जो होती है ये एक्चुअल ना होते हुए, टेंजिबल ना होते हुए, सिर्फ एक इमेजिनरी कोई एक डिजिटल इमेज उसकी क्रिएट होती है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि रिसेंटली
अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ की अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ में मर्ज कर दिया गया है ना। और वॉर मेमोरियल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक वर्चुअल स्टैचू वहां पे लगाई गई है। वो क्यों लगाई गई? क्योंकि अभी एक्चुअल स्टैचू बनकर तैयार नहीं होती, तो जब तक वो एक्चुअल स्टैचू बनकर तैयार नहीं होती तब तक वहां पर एक वर्चुअल स्टैचू है, मींस वहां पर एक इमेज, वो जो उसकी जो एक लाइटिंग इफेक्ट होगा, वहां पर एक इमेज जैसी दिखेगी, उसमें एक स्टैचू जैसी दिखेगी, लेकिन वहां पर एक्चुअल स्टैचू नहीं होगी। और ये वर्चुअल इमेजेस का बहुत सारी मूवीज के अंदर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत सारी मूवीज के अंदर भी इसको शो किया गया। जैसे एक धूम मूवी थी, उसके अंदर एक ऋतिक रोशन जो एक डायमंड की वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, वो डायमंड चुराने के बाद वहां पर, ताकि लोगों को दिखता रहे कि यहां पर क्या है, एक डायमंड है। तो इसी तरह से ये सारी एसेट्स भी एक्चुअल एसेट नहीं होती, फिजिकल एसेट नहीं होती, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इनका वर्चुअल फॉर्म होता है, वर्चुअल। प्लस सेकंड वर्ड यूज किया डिजिटल। डिजिटल का मीनिंग होगा जिनका क्रिएशन, जिनको क्रिएट किससे किया गया है, कोई डिजिटल वर्किंग से, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये सारे थ्रू प्रोग्रामिंग होते हैं। तो ये वाली एसेट्स ऐसी होंगी जो कोई टोकन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, है ना, कोई नंबर्स होंगे, इस तरह से ये सारी की सारी एसेट्स हमारी होंगी। मींस ये एक्चुअल नहीं होगा, ये डिजिटल प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या की गई होंगी, क्रिएट की गई होंगी। और उनको जब आप बाय करोगे तो आपके हाथ में कोई ओनरशिप ऐसे नहीं आएगी डायरेक्टली, आपके हाथ में क्या हो जाएगा कि वो वर्चुअली आपकी उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना डिजिटल एसेट के अंदर आजकल तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके चल गए हैं, तो इसको समझना बहुत ईजी है। हमारे डिजिटल वॉलेट्स चलते हैं, पेटीएम का वॉलेट है, गूगल पे वॉलेट है, एयरटेल वॉलेट है, तो ये सारे के सारे डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। तो अगर जैसे आपने कोई चीज बाय की तो कोई कैशबैक आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है, कभी कभी तो आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाता है, कभी आपके वॉलेट में आ जाता है। अब वॉलेट से आप क्या कर सकते हो, उसको कोई दूसरी आइटम को बाय और सेल करने के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। तो डिजिटली मींस कोई कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू, कोई कंप्यूटर कोडिंग के थ्रू आपने क्या कर रखी हो, आपने एक एसेट क्रिएट की। अब अगर आप उस एसेट को जाकर के बाय करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज के सिनेरियो में जो क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर चल रही है। अब ये क्रिप्टो करेंसीज क्या है? क्रिप्टो करेंसीज कोई एक्चुअल एसेट नहीं है, ये एक वर्चुअल करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है जो आपको फिजिकल फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगी। जैसे हमारे नोट्स मिलते हैं इस तरह से ये आपको नहीं मिलेगी। ये क्या होगा, अगर आपने इसको बाय किया तो जस्ट आपके जो डिजिटल वॉलेट होगा उस वॉलेट के अंदर ये करेंसी या उसका कोई फ्रैक्शनल अमाउंट जो होगा वो आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। अब आपने उसको बाय किया, जब तक आप चाहो उसको रखो, जब उसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप उसको मार्केट के अंदर क्या कर दो, सेल कर दो। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स, कौन कौन सी एसेट एक्चुअली इसके अंदर चलती है, थोड़ा सा मैं उस पर डिस्कशन कर लूं। सबसे पहले तो हमने इसमें बात की क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक टाइप की डिजिटल करेंसी होती है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ब्लॉकचेन पैटर्न के थ्रू, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू बनी हुई होती है। आप इस क्रिप्टो करेंसी को परचेस कर लो, आपके हाथ में एक्चुअल करेंसी नहीं आएगी, आप वो क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस जो होती हैं वो शेयर्स की प्राइसेस की तरह इंक्रीज और डिक्रीज होती जाती हैं। अगर आपको लगता है शेयर की प्राइस बढ़ गई तो आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। आप क्या करोगे, आपका एक डिजिटल वॉलेट बन जाता है, आप कुछ मनी उस वॉलेट में ट्रांसफर करो और उससे क्या करो, ये करेंसी को बाय कर लो। जब तक आप करेंसी रखो, फिर उसके बाद आपको उसको सेल करना है, प्राइस बढ़ गई उसको सेल कर दो, तो वो अपने जो भी INR के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आप चाहो तो उस मनी को विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन पैटर्न के थ्रू क्रिएट होती है उसमें। सेकंड इसके अंदर होता है NFTs। NFTs को हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। एक्चुअली ये जो वर्ड है फंजिबल, तो ये फंजिबल का मीनिंग होता है रिप्लेसेबल इन द सेम वैल्यू। ये रिप्लेसेबल होता है। रिप्लेसेबल का मीनिंग होगा, जैसे कोई भी बोला हम कि फंजिबल टोकन या फंजिबल एसेट, जैसे हमारे रुपी नोट होते हैं कि अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर 500 रुपए का नोट है तो, और अगर मैं इसकी चेंज लेना चाहूं और अगर किसी बंदे ने मुझे 100 रुपए के 5 नोट दे दिए तो ये भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 500 रुपीज रहेगी, इसकी वैल्यू भी 500 थी, 100 के 5 नोट की वैल्यू भी 500 है, 200 के 2 और 100 का 1 नोट ले लूं तो भी 500 वैल्यू होगी, 50 के 10 नोट ले लूंगा तो भी। तो इस टाइप की एसेट जो सेम वैल्यू के साथ में रिप्लेसेबल हो, एक्सचेंजेबल हो, दैट इज कॉल्ड एज फंजिबल एसेट। अब ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं ये भी एक टाइप की डिजिटल एसेट होती है। अब ये किस टाइप की डिजिटल एसेट होगी ये मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी आजकल डिजिटल इमेजेस नेट के ऊपर चलती हैं, कोई खास इवेंट की कोई स्पेशल इमेजेस है
जो किसी एक जैसे एसोसिएट प्रेस ने उसको क्लिक करके और सब तरफ चलाया, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, तो उनकी जो इमेजेस होती हैं वो इमेजेस, या कोई पीडीएफ फाइल्स होती है, या कोई स्पेशल इवेंट की जो वीडियोस होंगी, है ना, कोई खास वीडियोस, तो ये जो चीजें होती हैं इनको जैसे हम देखें तो हमारा पेटेंट और कॉपीराइट होता है, तो हम कोई चीज को कॉपीराइट या पेटेंट करा लेते हैं तो वो चीज हमारी हो जाती है। बस ये जो होता है ये डिजिटल कॉपीराइट से डिजिटल पेटेंट्स होते हैं। मींस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो कि डिजिटली इनके ऊपर आपका राइट हो जाएगा, और फिर अच्छा उसकी बहुत सारी इमेजेस और उसकी कॉपीज मार्केट में चलती रहेगी, लेकिन इसके ऊपर इमेजेस के ऊपर या पीडीएफ फाइल्स पर या वीडियो के ऊपर आपका राइट होगा। आप जब चाहे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या सेल कर सकते हो जितना चाहे उसके अंदर। तो ये हो जाएगी हमारी नॉन फंजिबल टोकन्स, जो भी हमारे पीडीएफ हुआ, जो जेपीजी इमेजेस हुए, पीएनजी इमेजेस हुई, इस टाइप की, और बहुत सारे उसमें एग्जांपल्स हैं। कभी मौका मिला तो इस नॉन फंजिबल एसेट पर एक सेपरेट वीडियो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बनाएंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर इतना टाइम हमारे पास है नहीं। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इसकी टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे, टैक्स इंप्लीकेशन के ऊपर। देखिए हमें बोला गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर 30% फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है, जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसीज, ये क्रिप्टो करेंसीज आज भी इंडिया में लीगल नहीं है। इसके ऊपर अगर टैक्स इंप्लीकेशन हो गया तो ये ना समझे आपके ये लीगल हो गया, ये आज भी इलीगल है। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इलीगल इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल और इलीगल इनकम के अंदर डिफरेंशिएट नहीं करता। वो तो ये बोलता है कि भाई इनकम है तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर इसके ऊपर टैक्स लग चुका है तो ये ना समझें कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो है, ये जो भी डिजिटल एसेट्स है, ये हमारे यहां पर लीगल हो गई। आज भी ये लीगल नहीं है और इससे रिलेटेड कोई रूल या कोई लॉ भी हमारे यहां पर अभी तक बना हुआ नहीं है। फाइन। अब 30% फ्लैट रेट, देखिए दो टाइप के रेट होते हैं, एक तो स्लैब रेट और एक फ्लैट रेट। स्लैब रेट मींस इतनी इनकम तक 5%, उसके ऊपर की इनकम पे 20%, उसकी इनकम के ऊपर 30%, जो इंडिविजुअल के ऊपर लगता है, स्लैब की बात करते हैं। फाइन। जिसका हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे इस बजट में कि वो हमारी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो हमारी शायद बढ़ सकती है। एनीवे, तो ये फ्लैट रेट और ये हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। इसका इनकम टैक्स के सेक्शन 115BBH के अंदर एक्चुअली इसको 30% फ्लैट रेट के ऊपर क्या किया गया है, टैक्सेबल किया गया है। इसी तरह की एक इनकम होती है सेक्शन 115BB के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मींस अचानक से हो जाने वाली इनकम। जस्ट लाइक कि आप किसी केबीसी में गए और वहां पर आपने 1 करोड़ रुपया जीता, तो अब उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर फ्लैट 30% से टैक्स लगता था। बस जिस तरह से ये कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, उसी तरह से आपके डिजिटल एसेट को सेल करने के ऊपर भी टैक्स लगेगा। फाइन। अब देखिए डिजिटल एसेट की इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपने क्रिप्टो करेंसीज परचेज की, कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो भी नाम है उसका, मान लीजिए आपने 1000 रुपीज की 1000 क्रिप्टो करेंसीज परचेज की @50, आपने 50,000 रुपीज उसमें इन्वेस्ट किए, तो ये कहलाती है हमारी एक्विजिशन कॉस्ट। हमने उसको एक्वायर किया, ठीक है, तो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी हो गई, 50,000 रुपीज उसमें एक्वायर किया। कुछ टाइम रखने के बाद ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कुछ टाइम रखने के बाद हमने इसको सेल किया, हमें मालूम पड़ा कि इसकी प्राइसेस बढ़ गई है, तो ये 150 रुपए के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। तो हमें जो 50,000 की क्रिप्टो करेंसीज थी वो हमारी 1.5 लाख रुपए के अंदर मार्केट के अंदर सेल हो गई। इसके ऊपर हमने लेट सपोज ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया 5,000 रुपीज, और कोई दूसरे एक्सपेंसेस मान लीजिए कोई भी हो, वैसे तो ये सेबी से रेगुलेटेड नहीं है, बट अगर कोई एक्सपेंसेस होते हो तो मान लीजिए 10,000 रुपीज के और दूसरे एक्सपेंसेस हो गए। अब 30% टैक्स एप्लीकेबल कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ले लेंगे इसकी सेल प्रोसीड्स, कितनी की हो गई, 1.5 लाख रुपए के आपने क्रिप्टो सेल किए, उसमें से इनकम टैक्स। देखिए इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू जनरेटेड माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है, 1.5 लाख, एक्सपेंस के नाम पर एक तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और ये सेलिंग एक्सपेंसेस है। बट इस पे रूल है कि ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डिडक्टेबल, दूसरे किसी भी एक्सपेंस का आपको उसके ऊपर डिडक्शन एक्चुअली नहीं मिलेगा। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट 50,000 माइनस कर देंगे और आपके पास कितनी इनकम बची, 1 लाख रुपया। इन दोनों का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, किसी भी एक्सपेंस का डिडक्शन आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक्विजिशन कॉस्ट। अब इस 1 लाख के ऊपर 30% से आपको 30,000 रुपए का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ये
ये जो है ये टैक्स का इंप्लीकेशन है, इस तरह से लगेगा। तो फिर बता रहा हूं उसमें सिर्फ आपको पूरी रेवेन्यू ले लो और उसमें जितने में एक्वायर किया उस एक्विजिशन कॉस्ट को माइनस कर दो, उसके अलावा किसी और भी एक्सपेंस का डिडक्शन अल्टीमेटली आपको नहीं मिलने वाला, ये याद रखिएगा उसके अंदर। फर्स्ट, दूसरी बात ये कि इसमें कंसेप्ट होता है इनकम टैक्स में, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक कंसेप्ट होता है सेट ऑफ और एक होता है कैरी फॉरवर्ड। ये कंसेप्ट भी आपको बता दूं। सेट ऑफ का मीनिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके दो बिजनेस हैं, बिजनेस ए जो क्लॉथ बिजनेस है, जनरल बिजनेस, और बिजनेस बी जो आयरन एंड स्टील का बिजनेस है। फाइन, अब क्लॉथ के बिजनेस से आपका नेट प्रॉफिट इस साल में 5 लाख रुपए हुआ और अनफॉर्चुनेटली आयरन एंड स्टील के बिजनेस से आपको 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, है ना। ये दोनों बिजनेस हैं, ये जाते हैं इनकम टैक्स के एक हेड होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको शॉर्ट में पीजीबीपी बोलते हैं टीचर्स। तो उसके अंदर ये दोनों जाएंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो 3 लाख रुपए का लॉस है, ये पॉजिटिव इनकम है, ये नेगेटिव इनकम है। ये नेगेटिव इनकम इस पॉजिटिव इनकम के अगेंस्ट क्या हो जाती है, एडजस्ट, और उस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं सेट ऑफ करना। जैसे 5 लाख रुपीस की इनकम, 3 लाख रुपए का लॉस इसमें से एडजस्ट हुआ और नेट लॉस, नेट इनकम कितने की बची, 2 लाख रुपीस की। तो जो अब इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा वो 2 लाख रुपीस हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो आपको फायदा हुआ, इस लॉस को आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। तो एक रूल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या डिजिटल एसेट के ऊपर है कि इसका लॉस कभी भी किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसमें सेट ऑफ का कोई रूल भी एप्लीकेबल नहीं है, जिस तरह से दूसरी लॉसेस के सेट ऑफ के रूल है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इसके ऊपर कोई सेट ऑफ का रूल एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात, कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट सपोज अगर ये मेरी 8 लाख रुपीस के लॉस है, अब मेरे पास प्रॉफिट है 5 लाख का और लॉस है 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख रुपए का लॉस इसमें से माइनस किया तो मेरे पास नेट लॉस 3 लाख का वो बचा जो अभी सेट ऑफ नहीं हुआ है। आउट ऑफ 8 लाख 5 लाख को हमने सेट ऑफ कर लिया, 3 लाख मेरे पास कोई दूसरी इनकम भी नहीं है जिससे मैं इसको सेट ऑफ कर लूं। तो इनकम टैक्स एक्ट इसके अंदर हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन देता है आने वाले 8 ईयर्स तक, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक, 4 ईयर्स तक, जैसा भी रूल होता है वैसे, कि इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अगले साल 3 लाख रुपीस को ले जाओ, और अगर अगले साल आपकी 4 लाख रुपए की इनकम है तो 4 लाख से 3 लाख एडजस्ट हो जाएगा और नेट आप क्या करना, 1 लाख रुपीस की इनकम के ऊपर टैक्स पे कर देना। दिस इज कॉल्ड एज कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इसके ऊपर जो आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट है, इस पे कैरी फॉरवर्ड का भी कोई रूल अल्टीमेटली एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ना तो सेट ऑफ हो सकता है, ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ना ही कोई दूसरे एक्सपेंस का हम इसमें डिडक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्ट व्हाट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमने अभी ये देखा कि भाई 30% टैक्स लगता है जब आप अपने बिटकॉइन को या अपने क्रिप्टो करेंसी को सेल करते हो। ऐसे ही एक होता है इसमें गिफ्ट का, जब आप किसी को अपने वॉलेट से क्रिप्टोस को या डिजिटल एसेट को गिफ्ट करते हो, जैसे मिस्टर एक्स ने अपने वॉलेट से मिस्टर वाई को कोई क्रिप्टो या कोई भी डिजिटल एसेट ट्रांसफर की, तो ये गिफ्ट गिवर है और ये रेसिपिएंट ऑफ गिफ्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर रूल ये है गिफ्ट के ऊपर कि ये इसके ऊपर भी 30% टैक्स एप्लीकेबल है। जैसे इस बंदे ने इसको 5 लाख रुपीस के क्रिप्टो अपने डिजिटल वॉलेट से इसके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर किया, तो ही इज द रेसिपिएंट। तो इस केस में रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू पे 30% टैक्स ऑन दिस ट्रांसफर। 5 लाख के ऊपर 30% का टैक्स इस रेसिपिएंट को पे करना पड़ेगा गिफ्ट के ऊपर। अब इसमें एक फंडा और होता है टीडीएस का, 1% टीडीएस का, वो भी मैं आपको फाइनली एक्सप्लेन कर देता हूं। अब होता क्या था, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी है ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को की मैपिंग करने के लिए, एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि इसकी मैपिंग करने के लिए टीडीएस का कंसेप्ट लगाया गया। टीडीएस के कंसेप्ट के अंदर होता क्या है कि अगर बाय दी वे बाय चांस अगर आपने कोई क्रिप्टो, अच्छा इसमें टीडीएस की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मीनिंग होता है एक मिनिमम लिमिट, कि भाई लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई क्रिप्टो में डील किया और थ्रेशोल्ड, अभी वैसे थ्रेशोल्ड लिमिट का डिफाइन नहीं की गई है, और ये जो टीडीएस का कंसेप्ट है ये 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा, इसके प्रोविजंस आना बचे, तो अभी हम उस पर थ्रेशोल्ड पे बात नहीं कर सकते। मान लें कि मिनिमम थ्रेशोल्ड 1 लाख रुपया है, तो अगर 1 लाख रुपए तक की आप इसमें ट्रांसफर्स करते हो तो उसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, आपका ब्रोकर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। बट अगर लेट सपोज अगर आपने 1.5 लाख रुपए का ट्रांसफर किया तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपके ब्रोकर को उसके ऊपर 8% मींस 1500 रुपए का क्या करना पड़ेगा, टीडीएस उसमें डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल जो भी हमारा अभी इस बजट 2022 के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आए,
उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। हो सकता है अभी सारे खुले नहीं हो तो उसके अंदर मुझसे भी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रह गई हो, अगर रह गई हो तो यू कैन करेक्ट इन द कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।